हेलो एस्पायरेंट्स। 2 मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 14 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, हम इनको डिटेल में देखेंगे। पहली न्यूज आइटम है गंगा अनलाइकली टू बी क्लीन्ड बाय 2018। तो ये वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जो क्लीन गंगा मिशन है उसमें वाटर रिसोर्स मिनिस्टर उमा भारती शी हरसेल्फ उन्होंने डिसाइड किया था कि टारगेट रखा था 2018 तक गंगा रिवर क्लीन हो जाएगा। अब वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं होगा, और रीजन इसके मेनली ये है कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो उनको अनरीजनेबल डायरेक्शंस दे रही है। वो क्वेश्चन कर रही है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है यूपी में उनके ऑपरेशन कैपेसिटी पे वो क्वेश्चंस डाल रही है। और इवन जो स्टेट गवर्नमेंट है यूपी की, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नए स्टार्ट करने के लिए क्लियरेंसेस देने में डिले कर रही है। तो ये मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा, ऐसे वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स कह रहे हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास ये केस आया है। ओरिजिनली गंगा रिवर क्लीनिंग का केस सुप्रीम कोर्ट के पास था। ये अराउंड 30 ईयर ओल्ड केस है। अराउंड 1985 में इसका इनिशिएशन किया गया था, और ये केस 85 87 अराउंड दैट टाइम, और इसके बाद ये केस अब तक चल रहा है। तो ये केस अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट है एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस के लिए, इसीलिए ये स्टेप लिया गया। तो अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये केस पे हियरिंग कर रही है, और इन्होंने कई सारे ऑफिशियल्स को, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिशियल्स है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के ऑफिशियल्स है, इवन उत्तर प्रदेश स्टेट वाटर बोर्ड के ऑफिशियल्स है, इनको क्वेश्चन किया है कि ये गंगा क्लीनिंग के लिए इतने सालों में भी अब तक स्टेप्स लिए गए, कुछ इफेक्टिवनेस क्यों नहीं है, अब तक भी स्टेटस वही है, तो गंगा अब तक क्लीन क्यों नहीं हुई है, इसके लिए वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के ऊपर उन्होंने एक्सपर्ट्स बिठाए कि एक्सपर्ट्स उसके ऊपर डिटेल्स दे। तो ये जो एक्सपर्ट ग्रुप्स बिठाए गए हैं ऑन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, तो वो डिफरिंग कॉन्फ्लिक्टिंग फिगर्स दे रहे हैं कि कितना सीवेज है, ड्रेन्स में कितना सीवेज है सिटी में, और ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का क्या कैपेसिटी है। तो सब जब यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो ये सीनियर ऑफिशियल्स वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के कर रहे हैं कि यहाँ पे फिर हमको काम करने में दिक्कतें आ रही है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो इसीलिए वो एनजीटी को ही ब्लेम कर रहे हैं कि क्योंकि वो अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, अनरीजनेबल डायरेक्शंस दे रहे हैं, जिस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। तो वो इनका स्टेटमेंट है। तो एनजीटी ने ऑफकोर्स यहाँ पे काफी सारे ऑफिशियल्स को फाइन भी किया है, क्योंकि जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि ड्रेन्स जो है यूपी स्टेट में, वहां पे कितना ड्रेन्स में कितना सीवेज किया है, उसके ऊपर डिटेल्स जो है इन्फॉर्मेशन है वो गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो फाइन भी किया गया है ऑफिशियल्स को एनजीटी के द्वारा। उन्होंने कहा है कि ये पब्लिक मनी को वेस्ट कर रहे हैं। पब्लिक मनी होता है जो गवर्नमेंट यूज करती है प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी है जो ये प्रोजेक्ट्स कमीशन किए जा रहे हैं विदाउट अकाउंटिंग के भाई कितना पोल्यूशन लोड है सिटी में और कितना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कहाँ चाहिए। तो जब क्लैरिटी इस पे नहीं होगा, सिंकिंग नहीं होगा, तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ऐसा एनजीटी ने स्टेटमेंट्स दिया है। उन्होंने सीबीआई को भी इंक्लूड किया है। सीबीआई इज इन्वॉल्व इन क्वेश्चनिंग, इन्वेस्टिगेटिंग के केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स को, थोड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको क्लियरेंस दी गई है तो कैसे क्लियरेंस दी गई, उसके ऊपर डिटेल्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है बाय सीबीआई एनजीटी के डायरेक्शंस पर। तो ये स्टेप्स एनजीटी ने लिए हैं। और जो नेशनल क्लीन गंगा मिशन है, तो वो क्लीन गंगा मिशन को 40,000 करोड़ अलोकेट किया गया है, और जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के लिए बिठाई गई है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उनको 2,000 रुपीज करोड़ दिया गया है रुपीज, ताकि वो इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कमीशन कर सके, घाट्स का ब्यूटिफिकेशन क्लीनिंग वगैरह में एक्सपेंडिचर कर सके, और इवन क्रिमेटोरियम्स जो है गंगा के अलॉन्ग, तो वहाँ क्रिमेटोरियम्स को भी इम्प्रूव कर सके ताकि गंगा क्लीन रहे। तो ये स्टेप्स ले जाने के लिए ही ये पैसा दिया गया है, पर ऑन द ग्राउंड अब तक स्टेटस वही है। तो वही है कि अभी भी मिशन अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा, वही वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री कह रहे हैं, और वो उल्टा एनजीटी को ही ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी वजह से नहीं हो पाएगा। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि डायरेक्शंस अनरीजनेबल है, पर क्वेश्चन करना तो एनजीटी का ही फंक्शन है। तो ये है 20,000 करोड़ दिया गया था क्लीन गंगा मिशन के लिए। तो अब तक इसमें से एक्सपेंडिचर हो भी चुका है। इवन ये 1985 से 2015 क्लीन गंगा मिशन से पहले भी यहाँ पे 4,000 करोड़ ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं ऑन गंगा क्लीनिंग, पर फिर भी स्टेटस अब तक वैसा ही है। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एस्टेब्लिश किए जाए, इवन वाटर जो वेस्ट वाटर जा रहा है रिवर में उसको ट्रीटमेंट करके बायो रेमेडिएशन करके फिर ड्रेन आउट किया जाए। तो सारे स्टेप्स यहाँ लेना जरूरी है। सीवेज
फ्लो को कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना, ये सारे के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और अर्बन लोकल बॉडीज भी इसमें इन्वॉल्व है, और 5 स्टेट्स है स्पेसिफिकली जो जिनके थ्रू गंगा फ्लो करती है जो इसमें इन्वॉल्व है, वो है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये क्लीन गंगा मिशन के बारे में है। अगला न्यूज आइटम है कीपिंग ओवर 10 ओल्ड नोट्स टू अट्रैक्ट फाइन। तो ये गवर्नमेंट ने नया एक्ट पास किया है, तो पार्लियामेंट के थ्रू ये एक्ट पास हुआ, दैट इज स्पेसिफाइड बैंक नोट सेसेशन ऑफ लायबिलिटीज एक्ट 2017। मतलब जो ओल्ड बैंक नोट्स है ₹500 एंड ₹1000 की जो ओल्ड करेंसी है, उसको आप ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रख सकते, लिमिट है 10 पीसेस, नॉट मोर देन 10 पीसेस आपके पास होने चाहिए। अगर होगी तो वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। इवन अगर आप रिसर्च या स्टडी कर रहे हो उसमें, तो 25 पीसेस से ज्यादा आपके पास नहीं हो सकते, वरना आपको फाइन होना होगा 10,000 फाइन, या 5 टाइम्स जितना आपके पास कैश है उसका 5 टाइम्स आपको, जो भी ज्यादा है, 10,000 ज्यादा है या 5 टाइम्स ऑफ कैश है वो ज्यादा है, जो भी ज्यादा है उतना आपको फाइन भरना होगा। मतलब मिनिमम 10,000 तो आपको भरना ही होगा, तो ये फाइन है उसके लिए। और इवन जो लोग बाहर रहे हैं, तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे जो कंट्री के बाहर रहे हैं उनके लिए टाइम फ्रेम है अभी भी कि मार्च 31 मार्च तक ये अपने ओल्ड करेंसीज आरबीआई में बैंक्स में डिपॉजिट करवा सकते हैं, तो ये अभी भी विंडो अवेलेबल है उनके लिए। पर इस एक्ट में एक और प्रोविजन ये है कि जो भी यहाँ पे फॉल्सली डिक्लेयर करेगा, मतलब वो बाहर नहीं रहे पर वो फॉल्सली डिक्लेयर करके मनी एक्सचेंज करवाएंगे 31 मार्च तक, उनके लिए भी फाइन है, और यहाँ पे मिनिमम फाइन 50,000 रुपीज होगा उनके लिए। तो ये भी एक प्रोविजन है। और तीसरा प्रोविजन ये है ये एक्ट में कि आरबीआई और गवर्नमेंट की अब कोई लायबिलिटी नहीं लेगी ये डिमोनेटाइज्ड करेंसी नोट्स को लेके, मतलब वो लायबल नहीं होगी, कुछ उसका एक्सचेंज नहीं होने वाला है आगे। तो ये भी एक्ट में स्पेसिफाई किया गया है। अगला न्यूज आइटम है ट्रम्प कंडेम्स कंसास शूटिंग। तो ये हमने डिस्कस किया है, इंडियन इंजीनियर कुचिपोतला जिनकी डेथ हो गई, ये हेट क्राइम है, एलिज्ड हेट क्राइम जिसमें शूटिंग में इनकी डेथ हुई। तो इसके ऊपर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प यूएस में अब तक कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया था, तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि जो इंडियंस के अगेंस्ट अटैक्स हो रहे हैं ये रेशियल अटैक्स है, ब्लैक के अगेंस्ट और इवन ज्यूज के अगेंस्ट भी अटैक्स रिसेंटली सामने आए हैं। तो ज्यूइश कम्युनिटी सेंटर्स पे, क्रिमेटोरियम, सिमेट्रीज जो है वहां पे ये अटैक्स हुए हैं। तो इन सारे अटैक्स के पर भी साथ में इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि यूएस में सिविल राइट्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग फाइट हुई है और वी अपहोल्ड सिविल राइट्स। और अभी ये जो अटैक्स हो रहे हैं इससे ये पता चलता है कि ये जो हमारा अब तक का जो स्टेप लिए गए हैं कंट्री में सिविल राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए, वहां पे अभी भी काम है जो हमको फुलफिल करना है। तो वो इसको कंप्लीटली कंडेम कर रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है वर्किंग फ्रॉम होम यू प्रोबेबली क्लॉक मोर आवर्स ऑन द जॉब। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ का रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग घर से काम करते हैं वो जनरली ज्यादा टाइम देते हैं काम को रादर देन जो ऑफिस में काम करते हैं, तो पर्सनल वर्क के लिए उनको कम टाइम मिलता है। तो ये जो घर से काम करना पॉसिबल हुआ है क्योंकि यू हैव मोबाइल, स्मार्टफोन से, लैपटॉप से, तो आप इजीली घर से भी काम कर सकते हैं। तो इसको टीआईसीटीएम वर्कर्स कहा गया है। टीआईसीटीएम इज टेलीवर्क, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और मोबाइल। तो ये वर्कर्स जो है, इसमें ये स्टडी में इंडिया में भी ये सामने आया है कि 66% जो टीआईसीटीएम वर्कर्स है इंडिया में, उन्होंने कहा है कि हम ज्यादा आवर्स डालते काम पे, और ऑफिस बेस्ड वर्कर्स जो उनमें 59% है जो ये कहते हैं, मतलब कि यहाँ पे प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो वही यहाँ पे मेनली ये वैल्यूज और ये फिगर्स हमको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये टीआईसीटीएम वर्कर्स क्या होता है वो समझना जरूरी है। और ये अभी ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एक तो पॉसिबल भी है, प्लस इससे आपका कम्यूटिंग टाइम बचता है। तो जो सिटीज में इतना अनबेरेबल ट्रैफिक होता है तो वो कम्यूटिंग टाइम बचता है, पोल्यूशन से आप सेफ होते हो। तो ये उसके पॉजिटिव्स भी है, पर नेगेटिव यही सामने आया इस रिपोर्ट में कि आपको पर्सनल वर्क के लिए फिर कम टाइम मिलता है, ये ज्यादा ट्रेंड हो जाता है फिर। तो यहाँ पे इंडिया में भी यही सामने आया है कि यहाँ पे टीआईसीटीएम वर्कर्स मेन ज्यादा है रादर देन वुमेन। तो 20% ही वुमेन है, मेजरली ये मेन ओरिएंटेड है, मेन ही ये ऑप्ट करते हैं। प्लस ऑफ कोर्स इंडिया में मेन वर्कर्स भी ज्यादा है, और इन जनरल ओवरऑल भी ये ट्रेंड ज्यादा मेन ही है जो टीआईसीटीएम के लिए अडॉप्ट करते हैं, इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ मेन ज्यादा है। प्लस अगला न्यूज आइटम है स्टडी रेजेस कंसर्न ओवर पुअर SC/ST प्रेजेंस अमंगस्ट IIM फैकल्टी। तो ये एक स्टडी डॉक्टरल स्टूडेंट IIM की उन्होंने की है। तो इसमें उन्होंने एक स्टडी में ये सामने लाया है कि IIMs में फैकल्टीज जो है उनमें कितना SC/ST पॉपुलेशन है।
कितना रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आरटीआई बेस्ड क्वेरीज डाली गई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये आईआईएम से जो रिस्पॉन्स आया है उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है। तो थोड़े आईआईएम्स ने कहा कि हमारे पास ऐसा डिटेल्स है ही नहीं, और जिन आईआईएम्स ने इन्फॉर्मेशन दी है उसमें ये फाइंडिंग सामने आई है कि एससी पॉपुलेशन सिर्फ 2 आईआईएम्स है जहाँ पे पूरी फैकल्टी में एक शेड्यूल कास्ट है, और प्लस एसटीज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब एससी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन फैकल्टी लेवल पे आईआईएम्स में बहुत ही अबिस्मल है, एकदम कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ये इसके लिए जब हम आर्ग्यू करते हैं इंक्लूजन के लिए कि एससी एसटी पॉपुलेशन को एडमिशंस में जब रिजर्वेशन वगैरह की बात की जाती है, तो वहां उस डिबेट में ये सामने नहीं आता कि फैकल्टी लेवल पे भी इनिशिएटिव्स लेना जरूरी है। तो इसीलिए रिपोर्ट में ये भी सामने लाया गया कि रूनी रूल एक है जो यूएस में यूनिवर्सिटीज में होता है। तो ये रूनी रूल के हिसाब से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, तो इंडिया में जैसे एससी एसटीज है, उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले इंक्लूजन लाने के लिए, ये स्टेप लिया जाता है कि जब इंटरव्यूज किए जा रहे हैं इन पोस्ट के लिए, तो उसमें एक परसेंटेज पॉपुलेशन इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का के कैंडिडेट्स होना जरूरी है। तो ये एक मैंडेटरी प्रोविजन होता है हायरिंग के लिए। हायरिंग मतलब ये जॉब पे रखने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि इतने परसेंटेज होने चाहिए फ्रॉम दिस कम्युनिटी, बट एटलीस्ट इंटरव्यू के लेवल पे जो है हायरिंग टाइम पे एटलीस्ट उनका रिप्रेजेंटेशन हो। तो यूरोनी रूल इंडिया में भी हम इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आईएम्स यहाँ पे ये ला सकते हैं टू ब्रिंग इन इंक्लूजन। तो ये सजेस्ट किया गया। अगला न्यूज आइटम है इंटरसेप्टर मिसाइल टेस्ट सक्सेसफुल। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, ये हमने पिछले मंथ में भी डिस्कस किया था। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जो इंडिया डेवलप कर रही है, तो जो इनकमिंग मिसाइल्स होगी, एनिमी मिसाइल्स, उनको हम इंटरसेप्ट करके अपनी इंटरसेप्ट मिसाइल रिलीज कर सकते हैं जो इन मिसाइल्स को एटमॉस्फेयर में ही एलिमिनेट करेगी। तो ये 2 लेयर्ड मिसाइल सिस्टम है, मतलब यहाँ पे एक एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल होगी और एक एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल होगी। तो एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल है जो लोअर रेंजेस, जैसे अगर 15 to 30 किलोमीटर के रेंज में जब मिसाइल है तब वो उनको इंटरसेप्ट करके एलिमिनेट कर सकती है, और एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल जो है वो हायर रेंज में। तो इस हायर रेंज में भी उनको वो लास्ट टाइम जो हमने टेस्ट किया था ये वो 85 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल ने एनिमी मिसाइल को एलिमिनेट किया। तो एनिमी मिसाइल भी इन टेस्ट में हम खुद ही रिलीज करते हैं। तो जो फिलहाल भी हुआ वो एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल था, उसका टेस्ट हुआ, और ये लास्ट टाइम एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल थी, उसका टेस्ट हुआ। तो दोनों टेस्ट में ये मिसाइल्स दोनों सक्सेसफुल रही है। तो ये एक जो इस टेस्ट में भी जो एक्चुअली इंटरसेप्टर मिसाइल है वो अब्दुल कलाम आइलैंड, जो पहले व्हीलर आइलैंड कहा जाता, अब उनका नाम चेंज हुआ है, अब्दुल कलाम आइलैंड से, यहाँ से ओडिशा कोस्ट से इसको रिलीज किया गया, लॉन्च किया गया। और जो एनिमी मिसाइल करके हमने जो एक मिसाइल लॉन्च की वो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से यहाँ से लॉन्च की गई। तो ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। 15 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे ये इंटरसेप्टर मिसाइल ने इनकमिंग मिसाइल को डायरेक्टली हिट करके डिस्ट्रॉय किया। तो ये जो टेस्ट सक्सेसफुल रहा है, तो ये हमारे लिए एक स्टेप फॉरवर्ड है। तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए ये हमारे पॉजिटिव स्टेप्स है। तो जो 2 इंटरसेप्टर मिसाइल से, एक है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, तो जो एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल है, रेंज में मिसाइल है, वो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल नाम है उसका। और जो ये इंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल जो है वो एडवांस्ड एरिया डिफेंस करके मिसाइल उसका नाम है। तो ये 2 मिसाइल्स हमने डेवलप किए, इनका टेस्ट कर रहे हैं, और ये सक्सेसफुली डिप्लॉय की जाएगी प्रोबेबली बाय 2022। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एस्टैब्लिश होगा बाय दिस टाइम। और ये इसमें मेजर रोल जो प्ले कर रहे हैं वो है रिसर्च सेंटर इमारत, आरसीआई, जो डीआरडीओ के अंदर ही है। जो सारे जो मिसाइल स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट पे इनका मेजर रोल होता है, और इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के डिजाइन और डेवलपमेंट में भी इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया है। तो वही है ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो बैलिस्टिक के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो मिसाइल लॉन्च की जाती है, जो 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 बाद में उसको डायरेक्शन नहीं दिया जाता, मतलब इट फॉलोज द बैलिस्टिक। जब आप कोई बॉल थ्रो करते तो बॉल ऊपर जाके एक मैक्सिमम हाइट रीच करके फिर इट कम्स डाउन, तो ये जो कर्व बनता है इसको कहते हैं बैलिस्टिक। मतलब तो ये बैलिस्टिक मींस इट गोज अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल पुल, इट इज नॉट फोर्स्ड बाय एनीथिंग एल्स, इट्स नॉट पावर्ड बाय एनीथिंग एल्स। तो उसका मतलब होता है बैलिस्टिक का मतलब। तो जब ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स आएगी तो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहाँ पे रेडी रहेगा, जो रडार्स भी अवेलेबल उसमें साथ में होंगे, तो उसको डिटेक्ट करके इनको लॉन्च करके ये मिसाइल्स को एलिमिनेट किया जा सकता है, एंडो एटमॉस्फेयर में भी या एक्सो एटमॉस्फेयर में भी। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट।
तो इसमें ये दो जो है, पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस, ये हमारी ओरिजिनल जो मिसाइल है, पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके बेसिस पे है ये पृथ्वी एयर डिफेंस। तो ये 80 to 120 किलोमीटर के रेंज में एक्सो एटमॉस्फेयर में फंक्शन करती है। और जो एडवांस एयर डिफेंस है वो सरफेस टू एयर मिसाइल जो है आकाश, उसके बेसिस पे मॉडल की गई है। इसका ये इंटरसेप्टर मिसाइल 15 to 30 किलोमीटर एंडो एटमॉस्फेयर में ये फंक्शन करती है। तो यही है अभी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज जो क्लेम्ड है वो है कि हम कोई भी मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकते हैं जिसका रेंज 2000 किलोमीटर हो और वो मैक 3 to 8 स्पीड पे भी है, तो हम उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारी कैपेबिलिटीज क्लेम्ड है। अगला न्यूज आइटम है डीआरडीओ साइंस डील विद फर्म टू मैन्युफैक्चर की अलॉय। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जिंदाल स्टेनलेस स्टील हिसार में जो है जिंदाल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड, इनके साथ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई नाइट्रोजन स्टील। तो जो हाई नाइट्रोजन स्टील है इंडिया में मैन्युफैक्चर फिलहाल नहीं होता, इसको इंपोर्ट किया जाता है और इसके काफी सारे एप्लीकेशन है बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू जो स्टील स्टेनलेस स्टील होता है, तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी बैलिस्टिक स्टील स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, प्लस ये टफ होने के साथ साथ इवन नॉन मैग्नेटिक है और कोरोजन रेजिस्टेंट है, मतलब ये कोरोड नहीं होता, मतलब कोरोजन मतलब होता है जंग जंग लगना, तो वो इसमें नहीं होता। तो इसीलिए ये हाई नाइट्रोजन स्टील डिमांड में है स्पेशली फॉर डिफेंस सेक्टर। तो जो आर्मर्ड व्हीकल्स जो होते हैं उनमें इसका काफी सारा एप्लीकेशन है, काफी ज्यादा, तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट डीआरडीओ ने साइन किया है। तो इससे हमारा इंपोर्ट रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। अगला न्यूज आइटम है आर्सेनिक इन वीन अ विलेज एट्रोफीज। तो ये एट्रोफी का मतलब होता है वेस्टिंग, तो वेस्टिंग ऑफ एन ऑर्गन टिश्यू या मसल वेस्टिंग, तो मतलब जब मसल काम नहीं करते, मसल खत्म होते जाते हैं तो उसको एट्रोफी कहते हैं, या ऑर्गन टिश्यू कुछ होता है। तो ये आर्सेनिक पोल्यूशन होता है जब ड्रिंकिंग वाटर में पाया जाता है, इट्स कॉल्ड आर्सेनिक पॉइजनिंग एक्चुअली। तो उससे काफी एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, और ये काफी ज्यादा मात्रा में पाया गया है इंडिया में थोड़ी विलेजेस में। तो यहाँ पे यूपी बिहार बॉर्डर में काफी हाई आर्सेनिक लेवल है, गंगा रिवर मेजरली यहाँ पे। तो ये गंगा के कंटेमिनेशन के बारे में पहली बार जो है बलिया में यहाँ पे रिपोर्ट्स आए थे 2003 में कि आर्सेनिक लेवल यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो इस रिपोर्ट के बाद भी जो स्टेप्स लिए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है, अभी भी यहाँ पे आर्सेनिक पोल्यूशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आर्सेनिक परमिसिबल लिमिट जो है वाटर ड्रिंकिंग वाटर में वो 5 पार्ट्स पर मिलियन है, और बलिया और यहाँ पे अराउंड इनके विलेजेस जो है यहाँ पे आर्सेनिक लेवल पाया गया है 100 पार्ट्स पर मिलियन या उससे ज्यादा भी। तो ये जब है तो इतना ज्यादा आर्सेनिक लेवल्स जब होते हैं तो उससे ऑफकोर्स यहाँ पे विलेजर्स को अफेक्ट होता है। आर्सेनिक इज फाउंड इन ड्रिंकिंग वाटर, प्लस ये वाटर इरिगेशन के लिए भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है, तो ये फूड में भी आता है, और इस वजह से ये आर्सेनिक पॉइजनिंग का इशू यहाँ पे काफी ज्यादा हो गया है। मेजरली यहाँ पॉपुलेशन सफर करती है, ऑलमोस्ट सबको ये मेलानोसिस का प्रॉब्लम होता है, तो ये स्किन लीजन्स हो जाते हैं, तो स्किन पे व्हाइट मार्क्स जैसे भी हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे पाया गया है। प्लस इससे काफी और प्रॉब्लम्स भी आती है, तो जैसे कि ये आर्सेनिक पॉइजन से नर्व को डैमेज होता है, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम हो जाती है स्किन में, हाइपर केराटोनिसिस होता है, स्केलिंग ऑफ स्किन हो जाती है, तो स्किन में पिगमेंट जैसे व्हाइट हो जाते हैं स्किन, वो हो जाता है। कैंसर रिस्क भी बढ़ जाता है, लंग ब्लैडर किडनी लिवर कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये आर्सेनिक पॉइजनिंग इज नॉट गुड फॉर ह्यूमंस। और यहाँ पे वाटर फिल्टर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं गवर्नमेंट से, पर गवर्नमेंट ने वाटर फिल्टर्स एस्टेब्लिश करके भी उनको मेंटेन नहीं किया है, तो मेंटेनेंस के नहीं होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम अब तक कंटिन्यू हो रही है और आर्सेनिक पॉइजनिंग के इशू अभी तक इन रीजन्स में है। तो ये 2012 रिपोर्ट जो कानपुर बेस्ड रिसर्चर्स की थी उसमें भी ये बताया गया है कि यहाँ पे आर्सेनिक पॉइजनिंग कितना सीरियस है। फिर अगला न्यूज आइटम है फ्री ट्रेड शुड बी फेयर टू। तो ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि फ्री ट्रेड जो है, फ्री ट्रेड फेयर भी होना चाहिए, मतलब कि जो कस्टम ड्यूटीज कंट्रीज लगाती है उसको रिड्यूस करने के लिए जरूरी है कि वो रिड्यूस किए जाए। और वो स्पेसिफिकली वो कह रहे हैं कि आई एम यूएस प्रेसिडेंट, मतलब मैं यूएस के लिए, अमेरिका के लिए स्टेप्स लूंगा, आई एम नॉट अ ग्लोबल प्रेसिडेंट। तो वो वही है, अमेरिका फर्स्ट प्रिंसिपल है उनका, तो वही वो अमेरिकन मार्केट को सेफ गार्ड करने के लिए, अमेरिका में जॉब्स क्रिएट हो उसके लिए स्टेप्स लेते हैं। तो अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने डायरेक्टली इंडिया को नेम नहीं किया है, पर ये
पॉइंट इंडिया को ही फिंगर हो रहा है मेजरली, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हाई एंड मोटरसाइकिल जो है, तो अमेरिकन कंपनी जैसे हार्ले डेविडसन है, तो ये हाई एंड मोटरसाइकिल जब इंपोर्ट की जाती है इन सब कंट्री से, इंडिया भी जब ये इंपोर्ट करती है, तो कस्टम ड्यूटी जो लगाती है उसका रेट होता है 100%। तो 100% कस्टम ड्यूटी का मतलब जितनी उसकी प्राइस है वो डबल प्राइस हो जाएगी, 100% कस्टम ड्यूटी होगी। तो ये जो स्टेप्स लिए जाते हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने अपना वॉइस रेज किया है कि ये एक्चुअली फ्री ट्रेड नहीं है, दिस इज एक्चुअली नॉट फेयर। तो ये वहां पे ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे स्टेप्स लेना जरूरी है कि इतनी हाई कस्टम ड्यूटीज नहीं लगाई जाए। तो यहाँ पे अब इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर भी वाशिंगटन में मिलने वाले हैं अपने यूएस काउंटर पार्ट से, तो उस बेसिस में भी ये स्टेटमेंट स्ट्रांगली आता है, क्योंकि अब ये क्लियर हो रहा है कि यूएस जो एम्फोसिस कर रही है वो ये एम्फोसिस कर रही है कि हाई कस्टम ड्यूटीज है उनको कम किया जाए, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग रूल्स होते हैं कंपलसरी, जैसे कि हमने सोलार मिशन के लिए भी देखा है कई बार, तो ये जो यूएस इसके अगेंस्ट भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक भी अपने केसेस ले जाके जीत चुकी है कि ये लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स जो है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग नॉर्म्स, वो अगेंस्ट फ्री ट्रेड है। तो यहाँ पे वो उस पोजीशंस पे, उन पॉइंट्स पे इंडिया के साथ वो निगोशिएट करना चाहते हैं, और यहाँ पे वो अपने फेवर में स्टेप्स चाहते हैं कि कस्टम ड्यूटीज कम की जाए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग रूल्स को रिलैक्स किया जाए। तो ये यूएस का एम्फेसिस है, रादर देन वो एम्फेसिस हो उनका कि एफडीआई लिबरलाइज किया जाए और एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रोविजंस किए जाए, या मैन्युफैक्चरिंग रिलोकेशन, उससे एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग रिलोकेशन होगा, तो उनका एम्फेसिस इस पे नहीं है। तो इंडिया जैसे एम्फेसाइज करती है कि भाई इन्वेस्टमेंट आए यहाँ पे, मेक इन इंडिया हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, वो प्रोमोट हो, वो इंडिया का एम्फेसिस है, पर वो चाहते हैं अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका में जॉब्स रहे, अमेरिका में ज्यादा पैसा है, तो अमेरिकन बेनिफिट हो, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग रूल्स ना हो जब इंपोर्ट हो रहा है, या कस्टम ड्यूटीज कम हो। अगला न्यूज आइटम है, इन वीडियो आईएस मिलिटेंट्स वाव टू अटैक ब्लीड चाइना। तो ये इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट्स ने अब डायरेक्टली चाइना को टारगेट करके कहा है कि हम चाइना में खून की नदियां बहा देंगे, एक्चुअली दैट्स द स्टेटमेंट। तो ये चाइना के उइघुर मिलिटेंट्स है, तो उइघुर एक एथनिक माइनॉरिटी है जो चाइना में जिनयान प्रोविंस में है। तो जब हम सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी डिस्कस करते हैं, तो वो ये उइघुर माइनॉरिटी रीजन जो है, जिनयान प्रोविंस यहाँ पे, तो यहाँ पे ये काशगर रीजन है, यहाँ से वो पास होती है पीओके से और ग्वादर पोर्ट तक जाती है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्रपोज किया गया है। तो ये जिनयान प्रोविंस में चाइना ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये मुस्लिम माइनॉरिटी है उइघुर, तो यहाँ पे ये काफी इनके अगेंस्ट है, उनको कंप्लेंट्स, यहाँ पे हैंड चाइनीज का पॉपुलेशन भी यहाँ पे सेटलमेंट्स किए जा रहे हैं, ताकि वो क्लेम करते हैं कि ये डेमोग्राफिक चेंज होता है यहाँ पे इनका, और उनके ऊपर रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस भी काफी लाए जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट करते हैं। ये यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे मिलिटेंसी में भी इन्वॉल्व हो गए हैं। तो थोड़े जो है ये यहाँ पे ये डिमांड करते हैं ईस्ट तुर्किस्तान, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ईस्ट तुर्किस्तान का जो डिमांड है वो चाइना में हो रहा है। तो यहाँ पे जनरली यूपीएससी में मैच में वगैरह ऐसे सवाल पूछते हैं कि ये जो कम्युनिटी है या ये जो रीजन है ये कहाँ डिमांड किया जा रहा है। तो वैसे ये स्टेट, ये ईस्ट तुर्किस्तान आपको याद रखना है, ये उइघुर माइनॉरिटीज का डिमांड है जो यहाँ जिनयान प्रोविंस में चाइना में है। तो ईस्ट तुर्किस्तान टेररिस्ट जो है ये अल कायदा के साथ तो एसोसिएटेड थे ही, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी करके, पर ये अब इस्लामिक स्टेट के साथ भी इन्वॉल्व है। तो ये तुर्किस्तान उइघुर फाइटर्स में भी एक स्प्लिट हो चुका है, मतलब थोड़े इस्लामिक स्टेट के साथ भी ज्वाइन हो चुके हैं, ये अब क्लियर हो रहा है। और ये फर्स्ट टाइम डायरेक्टली चाइना को उन्होंने थ्रेटन किया है कि यहाँ पे जो वो अट्रोसिटीज इनके अगेंस्ट कमिट कर रहे हैं उसके लिए वो यहाँ पे अब बदला लेंगे, और वो इस्लामिक स्टेट के साथ इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट अभी आया है। अगला न्यूज आइटम है, सेंटर आस्क्स बैंक्स टू प्रोवाइड एम बैंकिंग टू ऑल बाय मार्च 31। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आया है कि आईटी मिनिस्ट्री ने ये कहा है, मैंडेटरी किया है कि सारे बैंक्स को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि एम बैंकिंग लाया जाए। तो मोबाइल बैंकिंग जो है उसकी काफी डिमांड अब बढ़ गई है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद जब डिजिटल इकोनॉमी के लिए पुश दिया गया तो काफी लोग अब इंटरेस्ट बता रहे हैं वो यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, और भीम ऐप जो है अभी लॉन्च हुआ है, तो उसमें वो चाहते हैं कि वो इसमें इसका एक्सेस ले। तो जो एक्सेस ये करना चाहते हैं, मतलब ये इसका मतलब है वो एम बैंकिंग चाहते हैं। तो बैंक्स के लिए ये मैंडेटरी हो गया है कि वो एम बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल करे, और सारे उन कस्टमर्स के लिए जो इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो इसके लिए उनको 31 मार्च तक का डेडलाइन दिया गया है। तो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये एम बैंकिंग जो है, मोबाइल बैंकिंग, वो आपके पास स्मार्टफोन हो और नहीं हो तो भी ये हो सकता है। तो
काफी सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने अब इसके लिए लाए हैं और एंडोर्स किया है। पहले नीति आयोग को ये दिया गया था प्रमोशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जैसे कह रही है, तो भीम ऐप जो है, तो भीम ऐप में आप ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए ही आप यूज कर सकते हैं। यूएसएसडी सारा इसमें इंटीग्रेटेड है। तो यूएसएसडी एक्चुअली है फॉर नॉन स्मार्टफोन्स। तो अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एम बैंकिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं थ्रू यूएसएसडी। यूएसएसडी क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो भीम ऐप भी है उसमें आपको बायोमेट्रिक रीडर, एक्चुअली वो मर्चेंट ऐप है, तो आप जब कोई शॉप में जाते हैं तो उनके पास बायोमेट्रिक रीडर हो या फिंगरप्रिंटिंग स्कैनर हो। तो फिंगरप्रिंट मतलब बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, फिंगरप्रिंट हो या आइरिस इन्फॉर्मेशन हो तो ये यूनिक होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन जब वो रीडर रीड कर लेगा, उसको स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जाता है, तो स्मार्टफोन में जब ये इन्फॉर्मेशन जाता है तो उससे आप आधार लिंक बैंक अकाउंट अगर आपका है तो उसमें डायरेक्ट आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उससे पेमेंट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है थ्रू दिस भीम ऐप। तो इसके लिए कस्टमर को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत नहीं है, इवन कस्टमर फोन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये एक भीम ऐप है, आधार बेस्ड कार्ड, आधार बेस्ड आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपका ट्रांजैक्शन हो सकता है, अगर फैसिलिटीज जो ये मर्चेंट है उसके पास ये सारी हो। तो वही है। यूपीआई जो था वो भी एक ऐप ही था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये भी ऐप आप डाउनलोड करके अपने फोन पे इंस्टॉल करके यहाँ पे एक ऐप लॉगिन बना सकते हैं, और इससे आप अपने सारे बैंक्स, जो भी आपको बैंक्स डालने हैं वो सारे बैंक्स का डिटेल्स आप यहाँ डाल सकते हैं, और आप इसमें डायरेक्ट एक लॉगिन से आप सारे बैंक अकाउंट्स को एक्सेस करके अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये भी एक जो था एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने ये स्टेप लिया था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए। तो यहाँ पे रियल टाइम सेटलमेंट होता है फंड्स का, आपको बार बार कोई अकाउंट डिटेल्स याद करने की या शेयर करने की भी जरूरत नहीं, वन टाइम आप डाल दिया इसमें डिटेल्स है, और मनी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स डाल सकते हैं सेम एप्लीकेशन में, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इसमें कम से ज्यादा, कम से कम ज्यादा से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हो सकता है, 50 रुपीज से लेके 1 लाख रुपीज तक आप इसमें ट्रांजेक्ट कर सकते हो यूपीआई एप्स के थ्रू। और जो यूएसएसडी था, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, तो ये यूएसएसडी जब ओल्ड फोन्स जो होते हैं उसमें आप, नॉन स्मार्टफोन्स, उसमें आप जब जैसे बैलेंस चेक करना है तो *123# या ऐसे कुछ कोड्स होते हैं, वो आप ऐड करके डिटेल्स ले सकते हैं। वैसे फॉर मोबाइल बैंकिंग के लिए *99# करके कोड है। तो ये यूएसएसडी कोड यूज करके जब आप एक्सेस करोगे तो आप एनयूयूपी को एक्सेस कर रहे हो, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। तो ये एनयूयूपी जो है ये यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सारे बैंक्स और सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को यहाँ पे यूनिफाई किया है। तो आप उसके बाद ये कोड डाल के आप एनयूयूपी पे आ जाते हो, उसके बाद आप बैंक का नाम, लेटर का शॉर्ट नेम जो है बैंक का, या 4 लेटर जो आईएफएससी कोड है बैंक का, वो डाल के आप अपना एक्सेस बैंक को कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं या फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं वगैरह, वो सब आप ट्रांजेक्शन यहाँ कर सकते हो। तो ये भी एम बैंकिंग पॉसिबल है, इवन इफ स्मार्टफोन नहीं है तो भी पॉसिबल है। तो वही ये स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए, अब वो चाहते हैं कि बैंक्स इसको पब्लिसाइज करे और सबको ये एक्सेस दे। तो 31 मार्च का इसके लिए डेडलाइन रखा गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। अगला न्यूज आइटम है नोट बैन क्रेडिट पॉजिटिव एज इट विल हेल्प कट टैक्स अवॉइडेंस, मूडीज। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज, हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिच जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनके बारे में कि उन्होंने इंडिया के डिमोनेटाइजेशन के बारे में क्या स्टेटमेंट्स दिए। तो अब ये मूडीज, तो ये बिग 3 कहते हैं, तो ये कंट्रीज को क्रेडिट रेटिंग देते हैं कि कंट्री की क्रेडिट रेटिंग कैसे है। क्रेडिट रेटिंग इंडिपेंडेंट बॉडीज है, इंटरनेशनल बॉडीज है, तो इनके क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे फॉरेन इन्वेस्टर्स समझते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिस्की है या करना चाहिए, कितना बेनिफिशियल होगा, तो वो एक आइडिया मिलती है। तो गुड क्रेडिट रेटिंग फॉर द कंट्रीज ऑफ कोर्स बेनिफिशियल। तो मूडीज ने फिलहाल ये डिमोनेटाइजेशन को पॉजिटिव कहा है, और उन्होंने एक्चुअली ग्रोथ रेट कम हुआ है, तो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट जो लास्ट फिस्कल है जैन टू मार्च क्वार्टर की फॉर 2016-17 फाइनेंशियल ईयर, इसके लिए जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया था ग्रोथ रेट 7%, उन्होंने अभी उसको स्लो डाउन की वजह से 6.4% तो किया है। पर वो कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन से पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे ऑन द इकोनॉमी, बिकॉज इवन ये इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होने के बावजूद भी कंट्री रेजिलियंट रही है, कंट्री ने इसको ओवरकम किया है, और वर्स्ट लिक्विडिटी क्रंच थी, वर्स्ट पैसे की तंगी जो थी यहाँ पे, लोगों के पास पैसा नहीं था, उसको भी ये पास हो चुका है।
अब ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव हो गए, मतलब कि अब लोग ज्यादा अपना फाइनेंशियल डिटेल सामने आ गई है, तो अब फॉर्मलाइजेशन ज्यादा हो गया इकोनॉमी में फाइनेंशियल एक्टिविटीज का, इससे टैक्स बेस ब्रॉडन हो जाएगा और फाइनेंशियल सिस्टम एक्सपांड होगा। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट्स हो गए, टैक्स अवॉइडेंस कम हो जाएगा, करप्शन कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज स्टेप्स, तो ये उन्होंने हाईलाइट किया है। फिर अगला न्यूज आइटम है, गूगल स्ट्रीट व्यू हेल्प्स मैनेज अर्बन इकोसिस्टम। तो ये गूगल स्ट्रीट व्यू से इमेजेस जो है अराउंड 1 लाख इमेजेस यूज करके साइंटिस्ट ने ये समझा बताया है, पहली बार एविडेंस दिया है कि स्ट्रीट ट्रीज जो होती है अर्बन एरियाज में, उससे अर्बन इकोसिस्टम को कितने पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं उसके, वो हाईलाइट किया है। तो ट्रीज होने की वजह से पॉजिटिव्स तो है वो पता था, पर ये एक्चुअली अभी ये गूगल स्ट्रीट व्यू जो है टेक्नोलॉजी, उसमें इमेजेस मिलते हैं, तो इमेजेस से उन्होंने ये फोटोग्राफ्स यूज करके क्लियरली बताया है कि सोलर रेडिएशन जो अर्थ सरफेस पे पहुंचता है वो कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट पहुंचता है, और ट्रीज होने की वजह से कितना इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, कितना वो कम होता है, मतलब कूलिंग इफेक्ट जो है ट्रीज का वो बताया गया है। तो स्ट्रीट ट्रीज होने की वजह से कूलिंग भी होता है एटमॉस्फेयर का, एयर पोल्यूशन जो है क्लीनिंग ऑफ एयर वो होता है, प्लस इवन फ्लैश फ्लड्स अगर हो रहे सिटीज में तो उसको भी वो ब्रेक डाउन करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी, रिस्क उसका रिड्यूस हो जाता है। तो ये है, और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है उसको काफी ज्यादा कम करता है। तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो ये है, जैसे अर्बन एरियाज में मेजरली व्हीकल्स होते हैं तो उससे एमिशंस होते हैं, तो हीट जनरेट होता है, तो टेम्परेचर रेज होता है। इवन जो सरफेस रोड्स होते हैं तो रोड्स भी हीट एमिट करते हैं, तो वो हीट फ्रॉम द सरफेस रोड्स भी टेम्परेचर रेज करता है। बिल्डिंग्स से भी हीट जनरेट जो होती है उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। एयर कंडीशनर से जो एमिशन होता है, जो जो एयर कंडीशनर्स गिव आउट हॉट एयर, तो उससे भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है। तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, इसको मिनिमाइज करने में जो दो मेजर रोल्स है वो है एक ट्रीज का, तो ट्रीज से टेम्परेचर कम होता है, और इवन रिवर वाटर बॉडीज जो होगी, वाटर बॉडीज, उससे भी टेम्परेचर कम होता है। तो ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट रिड्यूस करने में भी स्ट्रीट ट्रीज का मेजर रोल है। और लास्ट न्यूज आइटम है, फ्रॉक्स कैन सी कलर्स इन द डार्क। तो ये फ्रॉक्स के बारे में है जो एक रिसर्च में सामने आया है। तो ये पहले से पता था कि उनके पास कलर देखने की यूनिक एबिलिटी है, तो इवन डार्क में भी वो कलर को क्लियरली देख सकते हैं। ह्यूमंस में ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये जो नाइट विजन फ्रॉक्स की तो काफी अच्छी रही है, वो पता है। तो नाइट विजन के लिए एक्चुअली ह्यूमन आईज में भी दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड सेल्स और कोन सेल्स। तो रॉड सेल्स जो है वो यूज होते हैं फॉर विजन इन डिम लाइट, और कोन सेल्स जो है वो कलर विजन के लिए होते हैं। तो कोन सेल्स इन फ्रॉग्स में, जो रॉड सेल्स है जो विजन इन डिम लाइट है, तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, प्लस वो दो टाइप की सेंसिटिविटीज है रॉड सेल्स में भी, ताकि वो कलर्स भी देख सकते हैं अगर डिम लाइट है उसमें। तो ये एक एविडेंस सामने आया है रिसर्चर्स के थ्रू, तो ये उस बारे में है। तो यही है आज के न्यूज आइटम 2 मार्च के। तो थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि आई एम आउट ऑफ स्टेशन हूँ नहीं, पर आई ट्राई माई बेस्ट कि सारे वीडियोस जो है वो जल्द से जल्द अपलोड हो सके। थैंक यू।